नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। एक बहुत ही विस्तृत सफर जो हमें लगभग 8वीं सदी से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक के कालखंड में ले जाएगा। अब देखिए, इस 1000 साल के दौर को सिर्फ राजवंशों के उत्थान और पतन की कहानी समझना ये एक अधूरी बात होगी। असल में ये वो दौर है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में इतने गहरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों की नींव रखी, जिनका असर आज तक महसूस किया जाता है। तो इस विशाल कालखंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला चरण है लगभग 800 से 1200 ईस्वी का, जिसे हम क्षेत्रीय राज्यों का युग कहते हैं। दूसरा है 1206 से 1526 तक का दिल्ली सल्तनत का दौर, जिसने उत्तर भारत में एक नई सत्ता स्थापित की। और तीसरा 1526 से 1707 तक का मुगल युग, जो एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का दौर था। ये पूरा कालक्रम हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता बिखरी हुई थी और फिर धीरे धीरे एक केंद्र में सिमटती चली गई। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्षेत्रीय राज्यों के उदय से, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसके शासन और फिर उसके पतन को समझेंगे। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य की नींव, उसके सुनहरे दौर और संस्कृति पर बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय ताकतें उभरी और उस दौर में भक्ति जैसे सांस्कृतिक आंदोलनों का क्या असर हुआ। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जब भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। इसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आईं। ये वो दौर था जब भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म तेजी से विकसित हो रहा था। इसमें होता ये था कि राजा अपने सामंतों को जमीनें देते थे और बदले में सामंत राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता किसी एक केंद्र में न रहकर कई छोटे छोटे केंद्रों में बंट गई। इस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी कन्नौज पर कब्जे के लिए हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, कन्नौज गंगा के उपजाऊ मैदान के बीच में था और व्यापार के रास्तों पर इसका नियंत्रण था। तो उस जमाने में कन्नौज पर जिसका कब्जा होता, उसे ही उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इसी कन्नौज के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लगभग 200 सालों तक लड़ाई चली, और इस लंबी लड़ाई ने आखिरकार तीनों को ही कमजोर कर दिया। तो ये 3 दावेदार कौन थे? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 3 अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। पूर्व में बंगाल के पाल वंश थे, जिनके शासक धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पश्चिम और मध्य भारत में थे गुर्जर प्रतिहार, जिनके राजा मिहिर भोज एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। और दक्कन से थे राष्ट्रकूट, जिनके राजा कृष्ण प्रथम ने वास्तुकला का एक अजूबा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। तो ये लड़ाई असल में उत्तर और दक्षिण भारत की ताकतों के बीच की एक जबरदस्त टक्कर थी। अब जब ये सब उत्तर भारत में जमीन के लिए चल रहा था, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। वहां एक ऐसी महाशक्ति उभर रही थी जिसकी ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी थी। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की नींव तो विजयालय ने रखी थी, लेकिन इसके सबसे महान शासक थे राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजावुर में शानदार बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। साथ ही उन्होंने अपनी मजबूत नौसेना के दम पर श्रीलंका और मालदीव को भी जीता। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने गंगा घाटी तक एक सफल अभियान चलाया और गंगईकोंडा की उपाधि ली। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्तियां आज भी उनकी कला का सबसे बड़ा सबूत हैं। पर चोलों का शायद सबसे बड़ा योगदान, जो आज भी स्टडी किया जाता है, वो था उनका स्थानीय स्वशासन का सिस्टम। हमें उत्तर मेरूर शिलालेखों से इस सिस्टम के बारे में बहुत विस्तार से पता चलता है। गांवों की अपनी स्वायत्त सभाएं होती थीं, आम गांवों के लिए उर और ब्राह्मणों के गांवों के लिए सभा या महासभा। ये सभाएं लॉटरी सिस्टम से सदस्य चुनती थीं और टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने और तालाब सड़कें बनवाने जैसे सारे काम खुद करती थीं। ये उस जमाने में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण था। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय में कदम रखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये वो दौर था जो 13वीं सदी की शुरुआत में तुर्क आक्रमणों के साथ शुरू हुआ। इसने न सिर्फ उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा।
तो सल्तनत की स्थापना देखिए, कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। शुरुआत महमूद गजनवी के हमलों से हुई, जिसका मकसद तो मुख्य रूप से दौलत लूटना था। लेकिन भारत में तुर्की शासन की असली नींव रखी मोहम्मद गोरी ने। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जो एक निर्णायक मोड़ था। फिर 1206 में जब गोरी की मौत हुई तो उसके एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर सल्तनत के पहले वंश यानी गुलाम वंश की शुरुआत की। गुलाम वंश ने हमें कई बड़े और अहम शासक दिए। संस्थापक ऐबक अपनी दरियादिली के लिए लाख बख्श कहलाता था। उसके बाद आया इल्तुतमिश, जिसे सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने प्रशासन को व्यवस्थित किया, करेंसी सिस्टम शुरू किया और मंगोल हमलों से सल्तनत को बचाया। फिर आई रज़िया सुल्ताना, भारत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक, जो बहुत काबिल थीं, लेकिन तुर्क अमीरों को एक औरत का शासन करना मंजूर नहीं था। और आखिर में बलबन, जिसने लौह और रक्त की सख्त नीति अपनाकर और सुल्तान के पद को दैवीय बताकर सल्तनत को बहुत मजबूत किया। तो ये इक्ता सिस्टम जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की, आखिर था क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक तरह का लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसमें पूरे साम्राज्य की जमीन को छोटे बड़े हिस्सों में बांट दिया जाता था, जिन्हें इक्ता कहते थे। ये इक्ता अधिकारियों को नकद सैलरी के बदले दिए जाते थे। इक्ता का मालिक, जिसे इक्तादार कहते थे, उस इलाके से टैक्स वसूलता था, कानून व्यवस्था देखता था और उसी पैसे से अपनी सेना और अपना खर्च चलाता था। जो पैसा बचता वो केंद्र के खजाने में जमा होता था। यह सिस्टम ही सल्तनत की प्रशासनिक और सैन्य ताकत की रीढ़ की हड्डी था। गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी, और उनके आने को इतिहासकार खिलजी क्रांति कहते हैं। और ये सिर्फ नाम के लिए क्रांति नहीं थी, इसने सत्ता की पूरी सोच को ही बदल दिया। इसने इस बात को खत्म कर दिया कि सिर्फ ऊंचे खानदान के तुर्क ही शासन कर सकते हैं। अब योग्यता को खानदान से ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। ये सल्तनत के विस्तार और बड़े बड़े सुधारों का एक नया दौर था। इस क्रांति का चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। उसने मंगोलों से निपटने और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी स्थायी सेना बनाई, जिसे वो सीधे खजाने से नकद सैलरी देता था। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने दाग और हुलिया सिस्टम शुरू किया, यानी घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। लेकिन उसका सबसे बड़ा सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। उसने जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए ताकि उसके सैनिक कम सैलरी में भी गुजारा कर सकें। और उसी के जनरल मलिक काफूर ने पहली बार सल्तनत की सेना को दक्षिण भारत में कामयाब बनाया। अब हम सल्तनत के उस दौर में हैं जहां एक तरफ वो अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचती है, पर मजे की बात यह है कि यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हो जाती है। ये तुगलक वंश का समय था, जो अपनी बड़ी बड़ी लेकिन अक्सर नाकाम योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद अराजकता का दौर आया और फिर लोदी वंश, जिसने सल्तनत का अंत देखा। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास के शायद सबसे बुद्धिमान लेकिन साथ ही सबसे विवादास्पद सुल्तानों में से एक। उसकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी, लेकिन उसकी योजनाओं को लागू करने के तरीकों में बड़ी गड़बड़ियां थीं। जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का विचार अच्छा था ताकि पूरे साम्राज्य पर नजर रखी जा सके, लेकिन पूरी दिल्ली की आबादी को जबरदस्ती वहां ले जाना एक बहुत ही क्रूअल और अव्यवहारिक कदम साबित हुआ। इसी तरह सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का आइडिया भी बहुत मॉडर्न था, पर सरकार नकली सिक्के बनाने वालों को रोक नहीं पाई और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, और दोनों की शासन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मोहम्मद बिन तुगलक बड़ी बड़ी सैद्धांतिक योजनाओं के लिए जाना जाता था, वहीं फिरोज शाह ज्यादा प्रैक्टिकल था। उसने जनता की भलाई के कामों पर ध्यान दिया। उसने खेती के लिए नहरों का जाल बिछवाया, कई नए शहर बसाए और गरीबों के लिए अस्पताल और विभाग भी खोले। हालांकि उसकी कुछ नीतियां, जैसे इक्ता सिस्टम को वंशानुगत बनाना, आगे चलकर सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित हुईं। 1398 में मध्य एशियाई हमलावर तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। दिल्ली में जो लूटपाट और कत्लेआम हुआ, उसने सल्तनत की कमर तोड़ दी। इस तबाही के बाद दो छोटे राजवंशों ने शासन किया, पहले सैयद और फिर लोधी। लोधी दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे और उन्होंने सल्तनत की खोई हुई इज्जत को थोड़ा बहुत वापस लाने की कोशिश की। लोधी वंश का सबसे अहम शासक था सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।
लेकिन कहानी का अंत होता है इब्राहिम लोदी के साथ, जो एक बहुत ही जिद्दी शासक था और उसके अमीर उससे खुश नहीं थे। उन्हीं नाराज अमीरों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया और फिर 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर की तोपों और नई युद्ध नीति के आगे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना टिक नहीं पाई। इस हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य का एक नया युग शुरू हुआ। और यही से मध्यकालीन भारत का तीसरा और शायद सबसे शानदार दौर शुरू होता है, मुगल साम्राज्य। इसकी नींव तो बाबर ने रखी, लेकिन इसे एक विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाने का काम किया अकबर ने, जिसने न सिर्फ जमीनें जीती बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। बाबर एक कमाल का मिलिट्री कमांडर था। उसने भारत में पहली बार तोपखाने और बारूद का इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। साथ ही वो तुलगुमा जैसी मध्य एशियाई युद्ध तकनीक भी लेकर आया। उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए 4 साल में 4 बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। पानीपत में लोधियों को, खानवा में राजपूतों को, चंदेरी में मेदिनी राय को और घाघरा में अफगानों को हराकर उसने उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव रख दी। लेकिन बाबर के बेटे हुमायूं के राज में एक बड़ा ब्रेक आता है। उसे एक अफगान शासक शेर शाह सूरी ने हराकर भारत से बाहर कर दिया। शेर शाह का शासन सिर्फ 5 साल चला, लेकिन इन 5 सालों में उसने एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया जो बाद में मुगलों के लिए भी एक मॉडल बन गया। शेर शाह की विरासत बहुत बड़ी थी। उसने जो चांदी का सिक्का रुपया चलाया, वो मुगलों के दौर में और उसके बाद भी हमारी करेंसी का आधार बना रहा। उसने व्यापार और सफर को आसान बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछवाया, जिसमें मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड भी शामिल है। उसकी जमीन नापने की और पट्टा और कबूलियत वाली भू राजस्व प्रणाली इतनी अच्छी थी कि बाद में अकबर ने भी उसे अपनाया। हुमायूं के लौटने और फिर उसकी मृत्यु के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा उसका बेटा अकबर, और अकबर को ही मुगल साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसने न सिर्फ साम्राज्य को बहुत बड़ा किया, बल्कि उसे एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक और वैचारिक आधार दिया जो धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेलजोल पर टिका था। अकबर की जो सबसे खास बात थी, वो थी उसकी धार्मिक नीति। 1564 में उसने जजिया कर हटा दिया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। फिर उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां वो अलग अलग धर्मों के गुरुओं और विद्वानों के साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करता था। इन्हीं चर्चाओं से उसने सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति बनाई, जिसका मकसद था एक ऐसा साम्राज्य बनाना जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के आराम से रह सकें। प्रशासन के क्षेत्र में अकबर का सबसे बड़ा इनोवेशन था मनसबदारी सिस्टम। अब यह सल्तनत के इक्ता सिस्टम से कैसे अलग था, यह समझना जरूरी है। देखिए, इक्ता सिस्टम मुख्य रूप से एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जबकि मनसबदारी एक मिलिट्री सिविल ग्रेडिंग सिस्टम था। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था, जिसमें 2 हिस्से होते थे। जात, जो उसका पद और सैलरी तय करता था, और सवार, जो ये बताता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। इस सिस्टम से बादशाह का अपने अधिकारियों पर सीधा और मजबूत नियंत्रण हो गया। अब हम मुगल साम्राज्य के गोल्डन एज में हैं। ये वो वक्त है जब कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी, जहांगीर और शाहजहां का दौर। लेकिन यहीं इसी चमक के पीछे पतन के बीज भी पनप रहे थे। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जिसे कला, खासतौर पर पेंटिंग का बहुत शौक था। उसके दौर में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई। वो न्याय का भी बड़ा हिमायती था और उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, ताकि कोई भी फरियादी सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सके। और हाँ, इसी के शासनकाल में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत भारत आए, जो आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाले थे। जहांगीर के बाद शुरू होता है शाहजहां का दौर, और इस दौर को हम बिना किसी शक के मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज कहते हैं। उसकी बनवाई इमारतें जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद आज भी मुगल शान शौकत और कला की बेमिसाल कहानी कहती हैं। इस वास्तुकला की एक खास पहचान थी पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल। इसमें होता ये था कि कीमती और रंगीन पत्थरों को बहुत बारीकी से तराशकर सफ़ेद संगमरमर में जड़ा जाता था, जिससे खूबसूरत फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनते थे। ये तकनीक ताजमहल की सुंदरता की एक बड़ी वजह है और शाहजहां के दौर की वास्तुकला की पहचान बन गई।
शाहजहां के बाद भाइयों के बीच एक खूनी जंग जीतकर बादशाह बना औरंगजेब। उसने साम्राज्य को तो उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, लेकिन उसकी नीतियां वो काफी विवादित रहीं। उसने जजिया कर फिर से लगा दिया और कई ऐसी नीतियां अपनाईं जो धार्मिक रूप से ज्यादा रूढ़िवादी थीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी दक्कन में 25 साल तक चली एक लंबी और महंगी लड़ाई। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य के खजाने और सेना दोनों को लगभग खत्म कर दिया। तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। जैसा कि ये चार्ट भी बताता है, औरंगजेब की दक्कन नीति एक बहुत बड़ा कारण थी। इसके अलावा उसके बाद आए कमज़ोर बादशाहों के बीच गद्दी के लिए लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं, और साथ ही मराठों, सिखों और जाटों जैसी क्षेत्रीय ताकतें भी बहुत मजबूत हो गईं, जिन्होंने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे दिल्ली में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ताकतवर क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। लेकिन यह दौर सिर्फ राजनैतिक लड़ाइयों का नहीं था, ये भक्ति और सूफी जैसे महान सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का भी दौर था, जिन्होंने भारतीय समाज पर बहुत गहरा और स्थायी असर डाला। दक्षिण भारत में दो बड़े साम्राज्य सामने आए। एक तरफ हिंदू विजयनगर साम्राज्य, जिसे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने स्थापित किया था, और दूसरी तरफ मुस्लिम बहमनी सल्तनत। विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे महान राजा कृष्णदेव राय के समय में अपनी दौलत और कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इन दोनों साम्राज्यों के बीच दक्कन पर कब्जे के लिए सदियों तक लड़ाई चलती रही, जिसका अंत 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार से हुआ। इसी राजनीतिक उठापटक के बीच समाज में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक हलचल भी हो रही थी। कबीर का ये कोट भक्ति और सूफी आंदोलनों की पूरी भावना को बताता है, जो बाहरी कर्मकांडों और धर्म के झगड़ों से ऊपर उठकर भगवान के साथ एक सीधे और व्यक्तिगत प्रेम पर जोर देते थे। तो ये भक्ति आंदोलन क्या था? ये एक हिंदू डिवोशनल मूवमेंट था, जिसके संत जैसे कबीर, गुरु नानक और मीराबाई ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया और सबके लिए ईश्वर के प्रेम का रास्ता खोला। और ठीक इसी तरह इस्लाम के अंदर एक सूफी आंदोलन चल रहा था, जिसके चिश्ती जैसे सिलसिलों ने प्यार, भाईचारे और सहनशीलता का संदेश दिया। इन दोनों ही आंदोलनों ने मिलकर एक ऐसी साझा संस्कृति बनाने में मदद की जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? क्षेत्रीय ताकतों से एक बड़े केंद्रीय साम्राज्य का बनना और फिर उसका टूटकर वापस क्षेत्रीय ताकतों में बिखर जाना। ये जो 1000 साल का चक्र है, ये हमें भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति, केंद्रीकरण और यहाँ की स्थायी क्षेत्रीय पहचानों के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।